स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी आक्रमण हुए हैं। इंडो ग्रीक, शक वंश, पहला वंश, कुषाण वंश। इन चारों वंशों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट में इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको ये सॉल्व करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये सभी चैप्टर्स देख लीजिए जो हम इस चैनल पर पहले ही करा चुके हैं। इनको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तर का मतलब होता है कि मौर्य काल के बाद में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं उन्हें ही मौर्योत्तर काल कहते हैं। मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिस कारण भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया। यहाँ पर आप मैप में मौर्य साम्राज्य देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य काफी विस्तार से था, काफी बड़ा था। और जब मौर्य साम्राज्य के अशोक जो शासक थे, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके मृत्यु के बाद में मौर्य साम्राज्य कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बच गया। जब ये एकीकरण था जब पूरे भारत का, तब कोई भी बाहरी आक्रमणकारी इस पे आक्रमण नहीं कर पाता था। लेकिन जब यह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया और कोई भी राजा मिलकर किसी भी बाहरी आक्रमणकारी से नहीं लड़ते थे, अलग अलग लड़ते थे, इसलिए भी जितने भी आक्रमण बाहर से हुए हैं वो भारत के जो भी अलग अलग राजा थे, छोटे छोटे हिस्सों पर जो राज कर रहे थे, उन्हें हराने में उन्हें काफी आसानी हुई। इसीलिए भारत पर कई सारे आक्रमण हुए हैं। यहाँ पे मौर्योत्तर काल में भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। ये हैं इंडो ग्रीक आते हैं पहले, फिर आते हैं शक, पहलव और कुषाण। इनके आपको क्रम भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे क्रम भी पूछ लिया जाएगा कि पहले कौन से विदेशी आक्रमणकारी आए हैं भारत में और लास्ट में कौन आए हैं। तो पहले आते हैं इंडो ग्रीक, इन्हें हिंद यूनानी भी कहते हैं। शक आते हैं, पहलव आते हैं और लास्ट में आते हैं कुषाण। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इंडो ग्रीक हिंद यूनानी के बारे में। सेलुकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया का विशाल साम्राज्य योग्य शासक नहीं होने के कारण अनेक प्रांतों में बंट गया। इससे पहले हमने देखा था विदेशी आक्रमण में कि सेलुकस भारत में आता है, सिकंदर के साथ में सेलुकस उसका सेनापति के रूप में आता है जो भारत पे आक्रमण करता है। और जब सिकंदर भारत से लौटने लगता है तो वो जो पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र होता है वो सेलुकस के हवाले करके चला जाता है। सेलुकस के द्वारा जो भी साम्राज्य था वो भी बाद में योग्य शासक नहीं होने के कारण ये जो पश्चिमोत्तर एरिया है ये भी कई सारे प्रांतों में बढ़ जाता है। और इन्हीं प्रांतों में एक प्रांत था बैक्ट्रिया। यहाँ पे आप इस चित्र में देख सकते हैं ये जो एरिया है ये बैक्ट्रिया का क्षेत्र है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये बैक्ट्रिया है। यहीं पे हिंदकुश पर्वत के पश्चिम में है ये और यहीं इसी प्रांत का शासक है डेमेट्रियस प्रथम। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यवन, इन्हें ग्रीक भी कहते हैं, ग्रीक शासक था ये बैक्ट्रिया का। इसने भारत पर आक्रमण करके अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध क्षेत्र पर, ये जो पश्चिमोत्तर एरिया है यहाँ पर इसने सबसे पहले अधिकार कर लिया। अब देखते हैं डेमेट्रियस वंश के बारे में। इसके संस्थापक है डेमेट्रियस प्रथम। इनकी राजधानी थी साकल, जिसे सियालकोट भी कहते हैं। साकल इसे सियालकोट कहते हैं। ये यहाँ मैप में ये जो नीले कलर का है यहाँ पर सियालकोट है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। इसने शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया था परंतु यह हार गया। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में मिनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। तो ये भी ध्यान रखना है। मिलिंद पन्नों मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न, यानी इनके बीच में जो भी प्रश्न उत्तर दिया गया था उसी का मिलिंद पन्नों में पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। तो डेमेट्रियस वंश के बारे में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं इसमें बैक्ट्रिया में विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह में यूकेटाइट्स ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। पहले हमने देखा कि जो पश्चिमोत्तर एरिया है वहां पे विद्रोह होता है जिसमें जो बैक्ट्रिया का शासक होता है वो भारत पे आक्रमण करता है। इसके बाद में बैक्ट्रिया में भी विद्रोह हो गया और वहां के जो छोटे छोटे क्षेत्र के शासक थे वो भी अपने क्षेत्र को, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के कारण भारत पर आक्रमण करते हैं। अतः भारत में एक ही समय में 2 यूनानी राजवंश ने शासन किया। पहला है डेमेट्रियस वंश और दूसरा है यूकेटाइट्स वंश। डेमेट्रियस वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखते हैं यूकेटाइट्स वंश के बारे में। इसके संस्थापक है यूक्रेटाइट्स। राजधानी थी इनकी तक्षशिला में। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियालकिट्स था। इसने शुंग शासक भागभद्र
के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। इससे पता चलता है कि हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म ग्रहण किया था। तो आपको इन दोनों वर्षों से संबंधित इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं यूनानी संपर्क का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। यूनानियों ने ही सर्वप्रथम सोने के लिखित सिक्के चलाए, जिन पर एक ओर राजाओं की तथा दूसरी ओर देवता या अन्य चिन्हों की आकृति होती थी। यूनानियों पर भी भारत का प्रभाव पड़ा। कई यूनानी राजाओं ने भारतीय धर्म को अपनाया। इसमें से हैं हेलियोडोरस नामक राजदूत ने भागवत धर्म एवं मिलांजर ने बौद्ध धर्म को अपनाया। हिंदी यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट मतलब भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है वहां का और जो यूनान की कला थी उसका जब मिश्रण हुआ तो उसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यहाँ पर जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो भी कला थी और भारत की जो कला थी, जब उसका मिलन हुआ तो उसे गांधार कला कहते हैं। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया। जो पर्दा आप किसी नाटक में जो पर्दा उठाया गिराया जाता है, उसी पर्दे का जो प्रचलन है वो यूनानियों के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर हमने देखा यूनानी संपर्क का क्या प्रभाव पड़ा भारत पर। अब हम देखने वाले हैं शक आक्रमण के बारे में। यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। शक चारागाह की खोज में भारत आए थे, तो ये भी ध्यान रखना है। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता है। शक जो राजा होते हैं उन्हें क्षत्रप कहते हैं। यह भारत में आकर 5 जगहों में बसे, यानी वो आए और भारत में आके 5 हिस्सों में बट गए और भारत के 5 जगहों में बसे। ये है गांधार यानी अफगानिस्तान का क्षेत्र, तक्षशिला पंजाब का क्षेत्र, मथुरा में आकर बसे, उज्जैन पश्चिमी भारत में और नासिक यानी ऊपरी दक्कन के क्षेत्र में आकर बसते हैं। 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने मथुरा के शक शासक को पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी के उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नामक कैलेंडर की शुरुआत की। तो ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में ये सभी टॉपिक कई बार पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं उज्जैन के शक शासक के बारे में, जिन्हें कहते हैं पश्चिमी क्षत्रप। इन्हें आप मैप में भी देख सकते हैं। 5 भागों में ये भारत में शक आक्रमणकारी आते हैं और यहाँ पे ये जो पश्चिमी भाग के क्षत्रप है उज्जैन के शक शासक, इनका आपके क्षेत्र जो है वो मैप में देख सकते हैं। सबसे प्रतापी शक शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख में मिला है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। तो ये भी ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा में लिखा गया जूनागढ़ का अभिलेख प्रथम अभिलेख है। इसी अभिलेख से हमें पता चला है कि गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था, जिसका जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं नासिक के शक शासक के बारे में। इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था ये थे नहपान। नहपान ने सातवाहनों से महाराष्ट्र में एक बड़ा भूभाग छीना था, परंतु सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसे पराजित कर दिया, जिसका प्रमाण हमें नासिक के जोगल थंबी से मिले सिक्कों से पता चलता है। तो नासिक के शक शासक के बारे में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। देखते हैं हम पहला वंश के बारे में, जिनका साम्राज्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आप देख सकते हैं। इनका साम्राज्य काफी छोटा था। पहले मध्य एशिया में ईरान से आए थे। ईरान इस तरफ है, मध्य एशिया में ये ईरान से इस मध्य एशिया में आकर बसे थे। इनका जो मूल स्थान है वो है ईरान। भारत में इस वंश का प्रथम शासक मिथ्रिडेट्स था, जबकि सबसे महान शासक गोंडो फर्नीज हुआ। तो गोंडो फर्नीज इसका सबसे महान शासक है। गोंडो फर्नीज ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। तक्षशिला आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। इसके शासनकाल की जानकारी तख्त ए वही अभिलेख पेशावर जिले में है, इससे प्राप्त हुआ है। इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंद पहला साम्राज्य यानी हिंद जो पहला
भैरव है, इन्हें पाथियाई भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश का जो साम्राज्य था वो काफी विस्तार था। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कुषाण वंश का ये जो साम्राज्य है ये यहाँ चीन के आसपास से लेके पश्चिमोत्तर एरिया और ये बैक्ट्रिया का क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र कुषाण वंश में समाहित हैं। कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची तोखरी जाति के थे। यहाँ पर ये जो क्षेत्र आप मैप में अगर देख रहे हो तो यहाँ पर ये जो पश्चिमी चीन है ये पश्चिमी चीन का क्षेत्र है। यहाँ से ये मध्य एशिया में आकर इस तरफ बसते हैं और यहाँ से ये लोग भारत पे आक्रमण करते हैं। यूची 5 कुलों में विभाजित था। कुषाण उन्हीं कुलों में से एक था। ये जो यूची जनजाति पश्चिमी चीन में निवास करती थी, इनके 5 कुल बटे हुए थे और इसमें से कुषाण एक भाग था। कुषाणों ने पहले बैक्ट्रिया और उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया। यहाँ पे आप ये बैक्ट्रिया का क्षेत्र देख सकते हैं। कुषाण पहले आकर यहाँ पे बसते हैं और वहां से इन्होंने जो शक शासक, पहले हमने पढ़ा है यहाँ पे शक शासक निवास करते थे, यादें ही इन्हें यहाँ से भगा देते हैं और फिर हिंद कुश पार करके यूनानी और पार्थियाई को हराकर इस एरिया में अपनी सत्ता जमाते हैं, पश्चिमोत्तर भारत और ये बैक्ट्रिया और उत्तरी अफगानिस्तान के क्षेत्र में। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैटफिसिस था। अगला शासक विम कैटफिसिस बना। इसने भारत के गंधार, पंजाब व मथुरा क्षेत्रों पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। विम कैटफिसिस जो है ये भारत पे क्षेत्र पे अधिकार करने वाले कुषाण के पहले शासक बनते हैं। यह शैव धर्म को मानता था। इसने सोने व तांबे के सिक्के चलाए। इसने तांबे के मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी व त्रिशूल तथा दूसरी तरफ महेश्वरा शब्द अंकित करवाया था। यहाँ पे आप इनके ये सोने के सिक्के भी चित्र में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के बारे में। कनिष्क सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इसी उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक संवत आरंभ किया। राष्ट्रीय कैलेंडर, इसे जो ये शक संवत है इसे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना गया है और इसका जो प्रथम महीना होता है वो होता है चैत्र और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, इसका प्रथम और अंतिम महीना क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी जिसे पेशावर भी कहते हैं और बाद में ये लोग दूसरी राजधानी भी बनाते हैं जो कि मथुरा है। जब ये लोग यहाँ पे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में शासन करते हैं, यहाँ पे अधिकार करते हैं, तो यहाँ पे जो राजधानी थी वो पेशावर थी और जब ये भारत के मध्य क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने ये जो मथुरा है इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। बौद्ध के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि चौथी बौद्ध संगीत कब हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना है। इसी बौद्ध संगीत के समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान शाखा में बढ़ गया था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। तो ये भी पूछा गया है, जो कनिष्क है ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। कनिष्क के बारे में और बातें देखते हैं। कनिष्क के समय जो सोने के सिक्के जारी किए गए हैं वो आप इस चित्र में देख सकते हैं। कनिष्क के समय में मथुरा कला एवं गांधार कला का जन्म हुआ। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए। सोने से संबंधित ये 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। हिंद यूनानियों ने सबसे पहली बार सोने के सिक्के भारत में जारी किए थे। शुद्ध सोने के सिक्के यानी सर्वाधिक सोने के सिक्के कनिष्क ने जारी किए और सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। तो सोने के सिक्कों से संबंधित ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कनिष्क के दरबार के विद्वान देखिए तो पार्श्व, वासमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक ये सभी प्रमुख विद्वान थे। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा है। नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। वासुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ की रचना की है। तो ये कनिष्क के दरबार के विद्वान से कई बार एग्जाम में कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सभी विद्वानों के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कनिष्क के समय में जो रेशम मार्ग था उसके बारे में। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया तथा रेशम मार्ग से होने वाले व्यापार पर कर वसूलता था, जो उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख स्रोत था। ये जो रेशम मार्ग है कनिष्क के समय में चलाया गया। ये आप देख सकते हैं, ये जो रेड कलर से आप कलर देख रहे हैं ये भूमि क्षेत्र से आता है और यहाँ पे जो नीले क्षेत्र का मार्ग आप देख रहे हैं ये समुद्र से गुजरता है। तो ये
रेशम मार्ग है जो कनिष्क के समय में, इससे कनिष्क कई बहुत सारे कर वसूलता था। यह रेशम मार्ग यूरोप, ईरान तथा मध्य एशिया को जोड़ता है। यहाँ पे यूरोप है, मध्य एशिया है और ये ईरान का क्षेत्र है, तो ये इसे जोड़ता है। इस मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से गुजरता था तथा उत्तरी मार्ग कश्मीर तथा हिंदकुश पर्वत को पार करके गुजरता था। कनिष्क की मृत्यु के बाद उसके उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी बातें कनिष्क से संबंधित। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो इसमें सही ऑप्शन है सी, कनिष्क थे। कनिष्क की राजधानी थी तो ये थी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये थे कनिष्क, ऑप्शन बी सही है इसमें। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो ये थे कुषाण, ऑप्शन सी सही है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो ये है शक राजा रुद्रदामन द्वारा, ऑप्शन बी सही है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये है पेशावर का, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो ये थे नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र, ऑप्शन सी सही है इसमें। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो ये चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने, क्योंकि ये बैक्ट्रिया के क्षेत्र से आते हैं तो इन्हें इंडो बैक्ट्रियन कहते हैं। हिंद यूनानी कहते हैं, ग्रीन यूनानी कहते हैं। तो ये भी नाम सभी आपको ध्यान रखने हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था तो ये स्थित था पाकिस्तान में, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो ये कराया था कनिष्क ने, ऑप्शन ए सही है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो कनिष्क के, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो ये है नागार्जुन, ऑप्शन सी सही है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।